खबर फास्ट पर। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीएल एक्सप्रेस। आईपीएल 2025 का 62वां मुकाबला चेन्नई राजस्थान रॉयल के बीच होगा। चेन्नई और राजस्थान के बीच ये होने वाले मुकाबला भले ही प्लेऑफ में कोई मायने न रखता हो, लेकिन दोनों टीमें इस मैच को अपनी आगे की तैयारी के लिहाज से अहम मानेंगी। एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग अब डेड्स आर्मी, यानी कि चेन्नई को जब कहा जाता था कि एक बूढ़ों की फौज है, उससे अब युवा ब्रिगेड की तरफ बदलने लग रही है। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली जो मैदान है वहां पर खेला जाएगा। इससे पहले अगर टूर्नामेंट में चेन्नई ने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से मात्र 3 मुकाबलों में उसे जीत नसीब हुई है। जबकि राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो वह आज अपना आखिरी मुकाबला खेलेगी और उसने इससे पहले 13 मुकाबलों में से महज 3 मुकाबले अपने नाम किए। ये दोनों ही टीमें पहले ही प्लेऑफ की जो रेस है उससे बाहर हो चुकी हैं। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की कमान एक बार फिर से संजू सैमसन के हाथों में होगी, तो वही दूसरी तरफ चेन्नई की अगुवाई एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी करते हुए दिखाई देंगे। दोनों टीमों की अगर आईपीएल इतिहास की बात करें या आईपीएल में जो इतिहास रहा, ये आंकड़े जो इनके रहे हैं आमने सामने के, अगर उन पर नजर डालते हैं तो अब तक राजस्थान और चेन्नई की टीम ने 31 बार आमना सामना किया है। एक दूसरे के सामने 31 बार ये दोनों ही टीमें आमने सामने हुई और इन 31 मुकाबलों में से 15 मुकाबले राजस्थान ने जीते हैं, जबकि 16 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग को जीत हासिल हुई है। तो आंकड़ा जो है आमने सामने का वो लगभग बराबर का है। एक मैच चेन्नई ने भले ही ज्यादा जीता हो, लेकिन उसके बाद अगर मौजूदा सीजन की बात करें तो दोनों ही टीमों का जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि दोनों ही टीमें पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो दोनों ही टीमें पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में मायने तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी अहम हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें अब 2026 में जो आईपीएल खेला जाएगा उसके लिहाज से इस मुकाबले को देखेंगी, क्योंकि राजस्थान का ये आखिरी लीग मुकाबला है, जबकि इसके बाद चेन्नई सुपर किंग को एक और अपना मुकाबला खेलना है जो आरसीबी के खिलाफ वो खेलेगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या चेन्नई या राजस्थान, क्योंकि एक नंबर है पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि 10वें अगर बात करें तो 10वें नंबर पर अभी चेन्नई सुपर किंग है और 9वें पायदान पर राजस्थान रॉयल है। अगर चेन्नई आज मुकाबला जीत जाती है तो फिर वो 9वें पायदान पर इस टूर्नामेंट को खत्म कर सकती है। इससे पहले एसआरएच की अगर बात करें तो एसआरएच भी इसी लिस्ट में है। तो सबसे लास्ट से लेकर तीसरे नंबर तक की जो होड़ है सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग। अब देखना ही होगा कि नीचे से कौन फर्स्ट आता है या कौन सेकंड रहता है, कौन थर्ड आता है, कौन चौथे पायदान पर रहता है। अब दौड़ नीचे से शुरू हो गई है। जो एलिमिनेट हो चुकी है टीमें, उनकी जो दौड़ है अब वो नीचे से है, क्योंकि टॉप की अगर 4 टीमों की बात करूं तो गुजरात रॉयल्स, गुजरात, आरसीबी, पंजाब और चौथी टीम मुंबई या दिल्ली, इन दोनों में से एक टीम और तय होगी। वो कौन सी होगी उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो अरुण जेटली मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान और चेन्नई के बीच जो मुकाबला खेला जाना है उसमें अब टॉस हो गया है और टॉस में बाजी राजस्थान ने मारी है और गेंदबाजी का फैसला यहां पर किया है। तो पहले चेन्नई यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। दोनों का होम ग्राउंड नहीं है, आज दोनों अपने होम ग्राउंड से बाहर खेल रही हैं। तो ऐसे में नया मैदान होगा दोनों टीमों के लिए और उसके बाद राजस्थान ने गेंदबाजी चुनी और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।
क्योंकि अगर बात करूं मैं, इससे 2 दिन पहले यहां पर जो मुकाबला खेला गया था डीसी और जीटी के बीच, उस मुकाबले में भी जीटी ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी वहां पर चुनी थी। उसके बाद दिल्ली की जो टीम थी वो कहीं ना कहीं 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद गुजरात टाइटंस ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 205 रन बनाए थे और एक तरफा वो मुकाबला 10 विकेट से जीता था। इस पर भी आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ नितिन चौधरी जी जुड़ गए क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। नितिन जी, स्वागत आपका। नितिन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आवाज आपको कम आ रही है भाई सर, आवाज आ रही है? बहुत दूर से आवाज आ रही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाई जाए नितिन जी को। नितिन जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में आज मुकाबला खेला जाना है और अब टॉस इसमें हो गया है, राजस्थान ने टॉस जीत लिया है। और पहले चलिए मैं आपकी आवाज दुरुस्त कराता हूं, तो एक बार फिर से जुड़ेंगे नितिन जी से, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। पहले बल्लेबाजी करेगी यहां पर चेन्नई की टीम, क्योंकि राजस्थान ने टॉस जीता है और पहले यहां पर गेंदबाजी उन्होंने चुनी है। पिछले मुकाबले को देखते हुए हो सकता है संजू सैमसन ने यह फैसला लिया हो, क्योंकि अगर बात करें पिछला मुकाबला जो जीटी और दिल्ली के बीच यहां पर खेला गया था, उस मुकाबले में जीटी ने पहले गेंदबाजी करते हुए पहले तो 200 रन से पहले दिल्ली की टीम को रोका और फिर चेस करते हुए उस स्कोर को बिना कोई विकेट गवाए हासिल किया था और 205 रन बनाने में सक्षम रही थी। अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो साई सुदर्शन सबसे पहले नंबर पर 617 रनों के साथ, उसके साथ ही शुभमन गिल उन्होंने भी 601 रन बनाए हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान की टीम से आते हैं। देखिए, टॉप 3 में अगर बात करें तो राजस्थान का एक बल्लेबाज है, लेकिन उसके बावजूद टीम की हालत यह है कि टीम पॉइंट्स टेबल पर 9वें पायदान पर खड़ी है। चौथे पायदान पर है स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव, 510 रन के साथ चौथे पायदान पर कामयाब हैं। और 5वें नंबर पर ऑल टाइम किंग, क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली, जिन्होंने 505 रन बनाए हैं और इस टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। अगर इस टॉप 5 पर नजर डालते हैं तो 4 युवाओं में एक गोल्ड विराट कोहली यहां पर दिखेंगे। जो सीरीज चलाई गई थी आईपीएल की तरफ से, गोल्ड वर्सेस बोल्ड, यानी कि गोल्ड जो युवा हैं और बोल्ड जो कई साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनके बीच कोहली ने कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई है। नितिन जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। नितिन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, एक बड़ा मुकाबला तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इस मुकाबले का, लेकिन उसके बावजूद दोनों ही टीमें अपनी अपनी लाज बचाने के लिए आज खेल रही हैं। खासकर राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो आखिरी लीग मुकाबला 2025 का राजस्थान खेलेगी, चेन्नई के विरुद्ध उतरेगी। ऐसे में टॉस हो गई है, राजस्थान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी यहां पर चुनी है। कैसे देख रहे पहले तो आप इस फैसले को? देखिए, जैसे कि दोनों टीमें लगभग आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। दोनों अभी अपनी टीमें साख बचाने के लिए खेल रही होंगी। जैसे हम पिछले मैच को देखें जो गुजरात और दिल्ली के बीच में हुआ था, गुजरात ने पहले टॉस जीत के बॉलिंग की थी और उसका फायदा उसे मिला। उन्होंने लगभग 200 रन पे उन्हें रोक दिया और उसके बाद 10 विकेट से उन्होंने मैच भी जीत लिया। शायद यही देख के राजस्थान रॉयल ने, संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, ताकि वो कम से कम स्कोर पे चेन्नई को रोक सके। और जैसे कि शाम को ओस पंडी शुरू हो जाती है तो चेन्नई के बॉलर्स को दिक्कत होगी और जिसे राजस्थान रॉयल के जो बैट्समैन है आसानी से चेस कर सके। जी, एक और नितिन जी, अगर बात की जाए राजस्थान की टीम, तो कहां इस सीजन में आपको पिछड़ती हुई नजर आई? क्योंकि अगर पहले मुकाबलों की बात की जाए या जो ऐसे 4-5 जो मुकाबले गंवाए हैं शुरुआती में, पिछले मुकाबले की अगर आप बात करेंगे जो खेला गया था, उसमें शुरुआत इतनी अच्छी थी कि आप उस मुकाबले को 16 या 17वें ओवर तक खत्म कर सकते थे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने एक तेज तरार शुरुआत दी थी, लेकिन उसके बावजूद आप आखिरी में पंजाब के खिलाफ वो खेले गए मैच में अपने ही होम ग्राउंड पर 10 रन से पिछड़ जाते। कहां आपको ये पूरा आईपीएल में कहां राजस्थान की टीम पिछड़ती हुई नजर है? क्या रणनीति में कमी रही है राजस्थान की यहां पर? मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल को अभी पुनः हर प्लेयर का कंट्रीब्यूशन मिला नहीं है। शुरुआती दौर में कहूं तो जो जायसवाल है वही फॉर्म में नहीं थे, बीच में वो फॉर्म में आए। ओपनिंग पेयर ठीक से नहीं मिला इन्हें। अब वैभव सूर्यवंशी उन्होंने बहुत तेज शतक लगाया, उसके बाद वो भी 2-3 मैचों के लिए साइलेंट हो गए और फिर से पिछले मैचों में फॉर्म में आए वो।
मतलब अगर मैं कहूँ तो टॉप ऑर्डर उनका पूरी तरह से कभी चला ही नहीं है। जी संजू सैमसन है, संजू सैमसन भी पूरी तरह से बल्लेबाजी में विफल हुए हैं। जी और इसका खास कारण हो सकता है कि अगर आपका कप्तान फ्रंट से आके लीड नहीं कर रहा है तो जी टीम भी आपकी जीत नहीं पाएगी। जी और रियान पराग है, रियान पराग भी इस बार इतनी फॉर्म में नहीं है जितनी अच्छी पिछले साल आईपीएल फॉर्म में थे। जी भले ही उन्होंने 90 अबव रन बनाए हैं, जी ठीक है, लेकिन इस बार मतलब हिटमायर भी नहीं चले हैं जो जी जिन्होंने उन्होंने फिनिशर के रूप में राजस्थान रॉयल ने रखा है। जी तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पूरा जो बैटिंग लाइनअप है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। जी। देखिए नितिन जी, आपने बात अच्छी कही है कि कमजोर पड़ा है बैटिंग लाइनअप, लेकिन ये बात तो आपको जब आपने प्लेयर्स के ऑक्शन में प्लेयर पे ऑक्शन लगाया था, आपने बाजी खेली थी, तो वहां पर आप बटलर जैसे बल्लेबाज को छोड़ रहे, जो आपको तीसरे नंबर पर एक अच्छी शुरुआत दे रहे थे, ओपनिंग भी आप उनसे करवाते थे, लेकिन उसके बाद हेटमायर को आप रख लेते हो और बटलर को आप जाने देते हो। ये क्या रणनीति के तहत उन्होंने बटलर को छोड़ा था और हेटमायर को रखा था? क्योंकि अगर मैं बात करूं, वो 4 मुकाबले जिनमें राजस्थान जीत सकती थी, उन 4 मुकाबलों में अंत तक हेटमायर वहां पर थे, लेकिन एक भी मैच वो फिनिश नहीं कर पाए। नतीजा आपके सामने है, आज टीम जो है 9वें पायदान पर खड़ी है। ये बिल्कुल सही बात है कि हिटमायर को उन्होंने टीम में रखा, लेकिन जोस बटलर को उन्होंने ऑक्शन में जाने दिया। जी लेकिन अब गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आके जोस बटलर रीढ़ की हड्डी हैं जी गुजरात की। जी और इस मेन प्लेयर को राजस्थान ने जाने दिया, जी हिटमार को रख लिया, लेकिन एक भी मैच में हिटमार ने टीम को रन बना के दिए नहीं है। जिस चीज के लिए फिनिशर के रूप में हिटमार को टीम में रखा गया था, उन्होंने काम अपना वो पूरी तरीके से किया भी नहीं है। जी। एक और बात है सर, आपने एक बात कही थी कि लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए सभी बल्लेबाज, ओपनिंग पर एक समस्या रही। अब तक 13 मुकाबले राजस्थान ने खेले हैं और मैं अगर जहां तक मैंने देखा है पूरा ये सीजन, तो कम से कम 9 ओपनिंग पेयर ट्राई कर चुकी है राजस्थान। ये भी एक समस्या रही, क्योंकि जब आप पूरे सीजन में हर बार एक नई ओपनिंग बैटिंग के साथ उतरेंगे तो वो समस्या रहेगी आपके लिए। तो ये एक बड़ी समस्या रही, क्योंकि ये समस्या तब उत्पन्न हुई जब संजू सैमसन पहले 2 मुकाबले खेलने के बाद टीम से बाहर हो गई। एक प्रॉब्लम है कि संजू सैमसन पहले कैप्टनसी कर रहे थे, फिर उसके बाद बाहर हुए, रियान पराग को कैप्टनसी मिली, जी इम्पैक्ट प्लेयर खेले, जी ओपनिंग पेयर नहीं चला। देखिए जायसवाल शुरू से ही टीम के लिए अच्छा कर रहे थे, जी 20 मैचों में उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई जी और उन्हें एक सपोर्ट चाहिए था सामने वाले प्लेयर की तरफ से। लेकिन 9 मैच मतलब उन्होंने कई बार उन्होंने अपनी ओपनिंग पेयर को चेंज किया। जी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनके टीम हारी, बड़े स्कोर नहीं कर पाई। जी और संजू सैमसन है, संजू सैमसन भी शुरुआती हर आईपीएल में कहूं तो मैं हर आईपीएल में वो शुरुआती दौर में रन बनाते हैं, लेकिन जी जैसे जैसे आईपीएल आगे चला जाता है उनकी जो फॉर्म है वो वापस नहीं चली जाती है। जी रियान पराग है, कैप्टनसी मिली, बीच में आके ओवर भी लेते जी हैं, ओवर कराते हैं, अच्छे ओवर निकाल देते हैं। जी कुछ मैचों में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है। जी लेकिन कहीं ना कहीं मैं बताऊं, कहीं ना कहीं कमी ये संजू सैमसन की भी होगी कि वो इस बार अच्छी कैप्टनसी करने में नाकामयाब रहे हैं, बल्ले से भी और एज ए कैप्टन भी। जी। अच्छी कैप्टेंसी नहीं कर पाई, ये एक बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि पिछला साल जो था वो बहुत अच्छा गया था राजस्थान की टीम के लिए। इधर अगर चेन्नई की बात कर ले नितिन जी, तो चेन्नई के साथ भी लगभग ऐसा ही हाल रहा है। ओपनिंग पेयर उनको भी नहीं मिल पाया पूरे सीजन में। अब हर मुकाबले में वो भी नया नया पेयर आजमा रहे। आज फिर डेवन कॉनवे को उन्होंने मौका दिया। डेवन कॉनवे जैसे प्लेयर को आप बैठाए रखते हैं बेंच पर, एक मैच खिलाते हैं, दूसरा मुकाबला खिलाते हैं, उसके बाद उनको ऐसे समय पे आप रिटायर्ड हार्ड करवा देते जहां पर सबसे ज्यादा वो रन बना सकते थे, और उसके बाद उनको मौका ही नहीं टीम के अंदर। क्या एक रणनीति जो थी वो चेन्नई के पास थी। और अब अगर मैं एक बात जो सामने आई है कि डेड्स आर्मी, यानी कि जो बूढ़ों की एक फौज कहा जाता था चेन्नई की टीम को, वो कहीं ना कहीं अब मुझे पूरी की पूरी एक युवा टीम दिख रही है। अगर मैं अभी टीम देख रहा तो रविंद्र अश्विन, धोनी और डेवन कॉनवे को अगर छोड़ दें तो एवरेज जो निकल रही है जो एज की, वो मिनिमम 25 साल निकल रही है सर। बिल्कुल सही बात है कि बोडो की फौज मतलब मैक्सिमम प्लेयर इस टीम में बहुत सारे एजिड हैं जी पहले मैच में सचिन रविंद्र आए, उन्होंने 50 लगी, जी उसके बाद मतलब मैच जीते, लेकिन उसके बाद सचिन रविंद्र भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जी ओपनिंग प्लेयर नहीं मिला उन्हें। डेविड कॉनवे आए, उन्होंने भी रन नहीं बनाए। जी मिडिल ऑर्डर की बात करूं, मिडिल ऑर्डर में भी स्टब्स हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं मिला। जी शिवम दुबे टाइम पे रन बनाते रहे हैं उनके लिए, रविंद्र जडेजा टाइम पे रन बनाते रहे हैं उनके जी लिए, लेकिन जो
टीम की एक रीड होती है कि ओपनिंग पेयर अगर अच्छा मिल जाए तो जी शुरुआत अच्छी जाती है। जी इस बार इस सेक्शन के अंदर चेन्नई की टीम पूरी तरह से विफल रही है। जी इस बार उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे फेरबदल किए, बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बैटिंग को लेके, जी लेकिन उनका कुछ भी मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके जी बाद में उन्होंने यंगस्टर को मौका दिया, बल्कि यंगस्टर उन्होंने अच्छा करके दिया। लास्ट जी मैच में जो उर्विल पटेल है उन्होंने भी अच्छे खासे रन बनाए हैं, तीस जी पैंतीस रन बना के गए वो कम ही बॉलों में। जी तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि अब टीम में चेंजेस की जरूरत है। जी देखिए अब नितिन जी, जब प्रेस टॉस होने के बाद धोनी से पूछा गया कि भाई क्या रणनीति रहेगी अब आपकी, तो धोनी ने बयान दिया है कि भाई अभी हमारी फिलहाल हम मैच खेलने के लिए आए हैं तो मैच खेलेंगे, लेकिन हम जो अपनी बैटिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अगले साल के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सा प्लेयर कौन सी जगह पर फिट बैठ रहा है और हमें अपनी गेंदबाजी में भी सुधार करना होगा। ये बात धोनी ने स्वीकार की। सर देखिए, धोनी जैसा कप्तान है ना, बड़ा कूल माइंड है और वो गलती छुपाते नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहां उनको लगता है कि टीम से यहां पर दिक्कत हुई है वो टीम की गलतियां बता देते हैं, जहां लगता है कि टीम उनकी कप्तानी की वजह से आ रही है वो आकर स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ मेरी गलती थी, मैंने कोई डिसीजन गलत लिया इसलिए हम मुकाबला हारे। धोनी स्पष्ट एक चेहरा है क्रिकेट के अंदर देखा जाए तो वो अपने आप को एक बार खोल कर रख देते हैं। उनका इतना बड़ा बयान देना, ये लगता है कि अब वो सोच रहे कि भाई अब हम 2 मुकाबले में बचे हुए कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी जो पोजीशन है उसको भले ही अब 10 से 8 पे भी लेके आ सकते हैं, 9 पे भी आप रह सकते हैं, उसको सुधारना है। लेकिन हम अब जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं उन मुकाबलों में अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। अगर यही थोड़ा सा अगर पहले देख लेती मैनेजमेंट, क्योंकि लगातार आपका जो मिडल ऑर्डर है ना वो फेल रहा है। सर आपकी ओपनिंग के साथ यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, ओपनिंग पेयर रन बना रहा था, स्टार्ट आपको अच्छा मिल रहा था, जो तीसरा चौथा पांचवा नंबर है वो आपको नहीं मिल पाया। आपको मजबूरन हर मुकाबले में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा को उतारना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही बात कही कि धोनी जो एकदम बिल्कुल क्लियर कैप्टन है। जो जी बात है कि अगर किसी भी फील्ड में अगर कमी रहती है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जी बैटिंग में कमी रही, बॉलिंग में कमी रही। देखिए चेन्नई सुपर किंग्स मतलब इस समय बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है आईपीएल से। तो उनकी भी नजर अब बेंच की तरफ होगी कि उन्होंने जो जिन प्लेयरों पे दाव लगाया था, जिन यंगस्टर को उन्होंने खरीदा था, जी अब उनको मौका दिया जाए कि अगले साल के लिए किन प्लेयर को उन्हें रिटेन करना है और किन प्लेयर को उन्होंने ऑक्शन में देना जी है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जो उनके यंग प्लेयर हैं, इंडियन यंग प्लेयर हैं, उन सभी ने अच्छे रन बना के दिए हैं उन्हें। जी तो हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ये भी एक खास वो है कि क्या पता अगले साल महेंद्र सिंह धोनी टीम में होंगे या नहीं होंगे, जी या फिर ऋतुराज गायकवाड़ टीम में होंगे या नहीं होंगे, या जी गायकवाड़ के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी तो एक बड़ा सवाल है ये। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये यंगस्टर पे दाव लगाएंगे कि जी अगले साल के यंगस्टर को टीम में रखें। जी अब नितिन जी, आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं। पिछले अगर मैं 2 मुकाबलों की बात करता हूं, जो एक कल खेला गया था, एक परसों खेला गया था दिल्ली डीसी और जीटी के बीच, और जो कल खेला गया था एलएसजी और एसआरएच के बीच, दोनों ही मुकाबलों में नितिन जी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 200 का रन बनाया है। दिल्ली ने 199 रन बनाए थे तो एलएसजी ने 205 का स्कोर वहां पर खड़ा किया। आईपीएल में, इस आईपीएल में का इतिहास मेरे ख्याल में कई मायनों में याद रखा जाएगा। एक तो सूर्यवंशी हैं और इस आईपीएल में 200 का स्कोर 5वीं या 6ठी बार चेस हुआ है। सर जी देखिए 5वीं या 6ठी बार 200 का स्कोर चेज हो गया है। वही चीज है कि शाम को ओस पड़ती है और गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हर टीम पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है। जी और कल भी यही हुआ था कल भी यही हुआ कि लखनऊ ने अपने सभी निकोलस पुरन की हेल्प हो, आयुष पदूनी हो या फिर और भी प्लेयर हो, उनकी हेल्प से 200 रन बना दिए। फिर बाद में आके अभिषेक शर्मा ने अच्छे रन बनाए, जी ओपनिंग पे आके अच्छे रन बनाए। मिडिल देखिए कल उनका मिडिल ऑर्डर चला है, जी मिडिल ऑर्डर ने साथ दिया। अगर आपका मिडिल ऑर्डर साथ दे रहा है तो आप किसी भी रन स्कोर को चेज करने के लिए सक्षम हो। जी जी तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो टीमें अब नीचे रही हैं इस साल, वो सोचेंगी कि हमने कहां पर गलती की है। बहुत सी टीमें ऐसी है जिन्होंने ओपनिंग पेयर में अच्छा किया लेकिन मिडिल ऑर्डर नहीं खेल पाया। डीसी की अगर दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो पहले जो 4 मुकाबले जीते थे ना नितिन जी, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट टीम ने करने शुरू किए
उसके कारण उसकी ये हालत है कि अब उसको क्वालिफाई के लिए मुंबई की हार की कामना करना पड़ रहा है, और दूसरा अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। तो ये अब जो 5वें मैच से अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किया ना, ये उसका नतीजा था। क्योंकि अगर आप सेम रणनीति के साथ जाते तो मुझे लगता था कि डीसी कहीं ना कहीं बिना किसी उलझन के, बिना किसी झंझट के वो क्वालिफाई कर जाती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि पोरेल लगातार ओपनिंग में आपको अच्छा करके दे रहे थे, फिर आप एकदम से उनको तीसरे चौथे नंबर पर भेज देते हैं, नहीं खेल पा रहे भाई वो वहां पर, आप उनको ओपनिंग पेयर में रखे। कभी आप राहुल से ओपनिंग करवा रहे हैं, कभी आप फाइव डुप्लेसी को ओपनिंग के लिए भेज देते हैं, कभी करुण नायर से आप ओपनिंग करवा रहे हैं, कभी किसी से को आजमा रहे हैं। फ्रेचर को अपने 2-3 मुकाबलों में बस उनको मौका दिया, उसके बाद जैसे वो नहीं चले उसके बाद उनको बाहर ही कर दिया। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ भी दिक्कत रही थी, और यही दिक्कत मुझे लगता है कि चेन्नई और राजस्थान के साथ भी रही। हाँ, ये देखिए तीनों टीमें ये एक ही तरह से काम कर रही हैं। देखिए चेन्नई बाहर हो गई है, दिल्ली के साथ भी यही हुआ। दिल्ली शुरुआती दौर में अच्छी खेली और ओपनिंग पे भले ही ना चलाओ, लेकिन अभिषेक पोरल की बात करूं मैं, अभिषेक पोरल ने उन्होंने हर मैच में रन बना के दिया। पावर प्ले में वो अच्छा स्कोर खड़ा करके देते थे दिल्ली के लिए। लेकिन बात करूं फिर मिडिल ऑर्डर की, वो उन्हें साथ नहीं दे रहा था। और करुण नायर को उन्होंने मौका दिया। करुण नायर ने पहले मैच में मुंबई के खिलाफ बहुत अच्छे रन बनाए। फिर उसके बाद फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट करने आए, करुण नायर को ओपन कराई, करुण नायर को वन डाउन, अभिषेक पोरल को वन डाउन लेके आए। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेरिमेंट किया है दिल्ली ने, वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। और जिसकी वजह से आज वो इस पायदान पर खड़े हैं कि अगले 2 मैच उन्हें जीतने पड़ेंगे, और थोड़ा डिपेंड उन्हें ये करना पड़ेगा कि और टीमों की हार जीत पर भी उनकी जो रैंक है वो निर्भर करेगी। अगर कोई मुंबई अपने मैच हारती है और दिल्ली अपने दोनों मैच जीतती है, तो शायद दिल्ली कहीं ना कहीं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये सबसे बड़ी एक चेन्नई के लिए, राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट जो है उनके लिए नुकसानदेह रहा है इस बार। चलिए आखिरी सवाल नितिन जी, कितना स्कोर आज आप देख रहे हैं? क्योंकि अरुण जेटली मैदान पर ये खेला जाएगा, ग्राउंड यहाँ पर छोटा है और रन यहाँ पर बनते हैं। पिछले मुकाबला दिल्ली और जब जीटी के बीच खेला गया तो यहाँ पर 200 के आसपास 200 ही स्कोर बन गया था, 199 रन थे। कितना स्कोर देख रहे हैं आप? क्योंकि सक्षम है चेन्नई की टीम भी यहाँ पर स्कोर बनाने के लिए। हालांकि चेन्नई का इतिहास रहा है कि वो 190-180 तक ही जाते हैं, 200 का आंकड़ा वो कभी कभार ही पार कर पाते हैं। देखिए दिल्ली का ग्राउंड छोटा है, रन ज्यादा बनते हैं यहाँ पे। तो अगर मैच जीतना है चेन्नई को तो लगभग 200-210 रन बोर्ड पर उन्हें लगाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए वैभव सूर्यवंशी फॉर्म पे आ चुके हैं और जायसवाल भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो इतना स्कोर वो लगभग वो भी मतलब आराम से अगर वो चल जाएं तो आराम से लगभग स्कोर को टीम को स्कोर के पास लगे खड़ा कर सकते हैं वो दोनों। तो लगभग मेरी राय में 210-15 दिल्ली के इस ग्राउंड पे, अरुण जेटली ग्राउंड पे एक संघर्षपूर्ण लक्ष्य होगा। जी चलिए नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ ये चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नितिन जी मेरे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि अगर चेन्नई 210 के आसपास चली जाती है तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को बचा सकती है और राजस्थान की टीम को मात दे सकते हैं। लेकिन आपको भूलना यह नहीं होगा कि राजस्थान के पास 2 रजवाड़े ऐसे हैं जो एक तरफा मुकाबले को कर देते हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर से अब तक राजस्थान को वो उम्मीदें नहीं रही हैं जो उम्मीदें थी, और एक फिनिशिंग सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान के लिए। क्या आज राजस्थान उस सबको तोड़ पाएगी, और क्या चेन्नई अपना जो एक मुकाम है उसको हासिल कर पाएगी? क्योंकि 10वें नंबर पर चेन्नई जैसी टीम को रहना शोभा तो कतई नहीं देता। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करेक्ट एंड परफेक्ट, देखिए इंडिया कनेक्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात।